क्या है सजनी कृष्ण का हैरान कर देने वाला केस? क्या हुआ था 14 फरवरी 2003 को जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया? से कातिल ने पुलिस को 15 साल तक गुमराह करके रखा। क्यों कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था? वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने 15 साल बाद कातिल को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया? क्या है इस शॉकिंग केस की सच्चाई? चलिए डिटेल में जानते हैं। 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्ण के फोन पर घंटी बजती है और जब ये कॉल रिसीव करते हैं तो सामने से डरी सहमी और घबराई सी आवाज में इनका दामाद तरुण कुमार जीना राज कहता है कि आपकी बेटी सजनी की हालत बहुत सीरियस है, चोरों ने उस पर हमला कर दिया है, आप जल्दी से आ जाओ। बूढ़े माँ बाप कुछ रिश्तेदारों को लेकर बेटी के घर जाते हैं और देखते हैं कि फ्लोर पर सजनी बदहवास जख्मी हालत में बेहोश पड़ी है और इसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है, जबकि तरुण पास में बैठा रोए जा रहा है। माँ बाप बेटी और दामाद को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन डॉक्टर्स चेक करने के बाद सजनी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। बीवी को खोने के गम में तरुण खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दहाड़ मार मार के रोने लगता है। उसकी शादी को भी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। अहमदाबाद में पीटी टीचर की नौकरी करने वाले तरुण के माँ बाप ने साल 2002 के दिसंबर महीने में सजनी से शादी कराई थी, पर अफसोस 3 महीने में ही ये परिवार तबाह हो गया। केस की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है और तरुण से पूछताछ करती है, जिस पर तरुण यही बताता है कि चोर उचक्कों ने मेरी बीवी को मार दिया। पुलिस जब घर जाकर चेक करती है तो अलमारियों से जेवर गायब था, जबकि घर में सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर पुलिस भी इस केस को चोरी और फिर कत्ल के नजरिए से देखती है। लेकिन 16 फरवरी को तरुण का बड़ा भाई पुलिस को फोन करके कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस दंग रह जाती है। तरुण का भाई कहता है कि तरुण कहीं गायब हो गया है। उसकी तबीयत खराब होने के चलते हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया था, लेकिन अब उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर पुलिस के शक की सुई तरुण की तरफ घूम जाती है और पत्नी की मौत के 48 घंटे के अंदर ही तरुण फरार हो जाता है। अब तक ये केस अहमदाबाद के गलियारों में भी हाईलाइट हो गया था, इसलिए पुलिस पर कातिल को ढूंढने का दबाव बनने लगता है। तरुण का पता लगाने के लिए पुलिस तरुण की फैमिली को भी अरेस्ट कर लेती है और कुछ दिनों तक इन्हें थाने में भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी तरुण नहीं मिलता और परिवार को भी रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वो सच में नहीं जानते थे कि तरुण कहाँ गया। ये सब देखते हुए सजनी की फैमिली तरुण को सजनी का कातिल बताती है और केस फाइल करवा देती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी तरुण पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है और साल 2003 से 2006 आ जाता है। जहां एक तरफ पुलिस तरुण को ढूंढने में जुटी हुई थी, वहीं सजनी के घर वाले बेटी को इंसाफ दिलाने की जिद पर अड़े हुए थे और इसी इंसाफ के चलते ये 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाकर उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जब पुलिस को जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने का ऑर्डर दिया जाता है, तब केस में और तेजी लाई जाती है। पुलिस तरुण को ढूंढने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख देती है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जराये के मुताबिक अहमदाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाला तरुण जिनराज नाम का ये शख्स निहायत जालिमाना अंदाज में अपनी बीवी की हत्या करके फरार। पर यह आइडिया भी काम नहीं करता। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो जान चुकी थी कि सजनी की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, लेकिन ये काम किया किसने? इसका जवाब जानना जरूरी था। पुलिस जब तरुण के पड़ोसियों से तरुण के बारे में पूछती है तो पड़ोसी बताते हैं कि तरुण सजनी को बहुत परेशान रखता था और इसकी वजह थी तरुण की गर्लफ्रेंड, जिसके साथ तरुण शादी के सपने सजाए बैठा था। पुलिस जब घर वालों से इस बात की जानकारी लेती है तो परिवार वाले भी सारी सच्चाई बता देते हैं। पुलिस अब बिना देर किए लड़की से कॉन्टैक्ट करती है, जो पुलिस को बताती है कि 16 फरवरी को तरुण ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और कहा था कि अब हमारा रास्ता साफ है और हम शादी कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि मैं किसी कातिल से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि सजनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तरुण ही था। ये जानने के बाद पुलिस को सजनी को मारने का मोटिव तो मिल जाता है, पर अब भी कातिल गायब होता है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस न सिर्फ तरुण के सभी फैमिली मेंबर्स के नंबर को चेक करती है, बल्कि उन्हें सर्विलांस पर भी डाल देती है। साथ ही सादी वर्दी में तरुण के घर के बाहर कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए जाते हैं, ताकि अगर तरुण घर आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं और इस तरह साल 2009 आ जाता है। अब तरुण की फैमिली भी केरला में शिफ्ट हो जाती है और इसी साल तरुण के फादर दुनिया से चल बसते हैं और इस डेथ की वजह बनता है तरुण। पुलिस को जानकारी मिलती है कि 2009 में तरुण माँ बाप से मिलने केरल गया था, जिसे देखकर पेरेंट्स काफी डर गए थे, क्योंकि तरुण को पुलिस ढूंढ रही थी।
और ऐसे में पेरेंट्स भी फंस सकते थे। इसलिए इन्होंने तरुण को भगा दिया और अगले ही दिन पिता का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई और परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी माँ बची, जबकि बड़ा भाई फैमिली के साथ अलग रह रहा था। तरुण की तलाश में महीनों सालों गुजर जाते हैं, पर तरुण पुलिस की रडार से बाहर ही रहता है, जिससे ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, पर पूरी तरह से क्लोज नहीं होता। और हर नए पुलिस अफसर की पोस्टिंग के साथ तरुण के केस को रीओपन किया जाता है और कोई कामयाबी ना मिलने पर फाइल फिर से अलमारी में सज जाती है। इस तरह 13 साल गुजर जाते हैं और 2003 से 2016 का समय आ जाता है। इस साल फिर से एक नए अफसर की नजर तरुण के केस पर पड़ती है और ये इसे रीओपन कर हर अपडेट लेते हैं, जिसमें खुलासा होता है कि तरुण का बड़ा भाई अहमदाबाद में है, जबकि मां मंदसौर में। पुलिस को लगता है कि तरुण जरूर अपनी बूढ़ी मां से मिलने आता होगा, क्योंकि वो अकेली रहती है। इसलिए पुलिस अपने कुछ साथियों को मंदसौर में मां के घर के बाहर निगरानी करने के लिए लगा देती है। इसी बीच पुलिस अफसर को तरुण की प्रेमिका का ख्याल आता है और वो नंबर निकालकर उससे तरुण की पूछताछ करते हैं, जो उन्हें बताती है कि 2003 के बाद से तरुण ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन 2016 में ही उसे कुछ दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा था। जानकारी मिलते ही पुलिस दिल्ली भागती है और मॉल के सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगता। समय दर समय पुलिस को तरुण से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है, जिसमें वो कभी महाराष्ट्र में दिखता है तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी बेंगलोर में तो कभी केरल में। इस तरह जगह जगह तरुण को देखे जाने की खबर मिलती है, पर तरुण हाथ नहीं लग पाता। ये देखकर पुलिस तो समझ चुकी थी कि तरुण जिंदा है और भारत में है, इसलिए पुलिस तरुण की फैमिली के मोबाइल नंबर्स भी चेक करवाती है। मां के नंबर की भी तफ्तीश निकाली जाती है, लेकिन इस बार भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं और 2018 एक नई उम्मीद बन के आता है। अब भी तरुण के फैमिली मेंबर्स के नंबर सर्विलांस पर ही थे और सबसे पहली नजर मां के नंबर पर थी। तरुण की मां जिस भी रिश्तेदार से बात करती, सबकी जांच पुलिस सीक्रेटली करती है। और इसी तरह एक रात तरुण की मां को बेंगलोर के एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो यह बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का होता है। भला मां को कस्टमर केयर से क्या काम? यही सवाल पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर देता है। कस्टमर केयर का नाम सुन पुलिस का दिमाग तरुण की तरफ जाता है और उन्हें शक होने लगता है कि हो सकता है कि तरुण यही काम करता हो और उसी ने मां को फोन किया हो। यही सब सोचकर 22 अक्टूबर 2018 को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम को तफ्तीश करने के लिए बेंगलोर की तरफ रवाना किया जाता है। क्राइम ब्रांच कस्टमर केयर से कांटेक्ट न करके पहले बेंगलोर पुलिस से मिलती है और उन्हें पूरी बात बताई जाती है। बेंगलोर पुलिस भी केस की गंभीरता को देखते हुए इन्हें फुल सपोर्ट करती है और ओरेकल कस्टमर केयर के एचआर डिपार्टमेंट से बात करके सभी एम्प्लॉयज की एक लिस्ट मंगवा लेती है। लेकिन असल बात क्या है, इसका सच कस्टमर केयर हेड को भी नहीं बताया जाता, क्योंकि इससे कातिल अलर्ट होकर फरार हो सकता था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम लिस्ट को अच्छे से एनालाइज करती है, लेकिन कहीं भी तरुण का नाम नहीं दिखता। पर इसमें इन्हें एक नाम कुछ अलग और सस्पिशियस लगता है, जो था प्रवीण भटेले। इसी नाम के शख्स से तरुण की मां हर रोज बात करती थी। प्रवीण की पत्नी निशा से भी इसकी खूब बात होती थी। ये देखकर पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं प्रवीण भटेले ही तो तरुण नहीं है, जो हर रोज अपनी मां को फोन करता है और दोनों की घंटों घंटों बात होती है। पुलिस के सामने आधा अधूरा सच तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रवीण को कैसे तरुण बताया जाए। तभी पुलिस को ध्यान आता है कि जांच के दौरान उन्हें बताया गया था कि एक मैच में तरुण की उंगली टूट गई थी, जिससे उंगली थोड़ी टेढ़ी और टूटी हुई सी है। ये क्लू प्रवीण का सच सामने ला सकता था, इसलिए 2 पुलिस ऑफिसर सादी वर्दी में 23 अक्टूबर 2018 की रात को प्रवीण से मिलने ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर में जाते हैं, जो कि 7th फ्लोर पर नाइट ड्यूटी कर रहा था। जब प्यून 2 शख्स के बारे में प्रवीण को बताता है कि वो आपसे मिलने आए हैं, तो प्रवीण को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि देर रात उससे मिलने कौन आएगा। सच जानने के लिए प्रवीण नीचे आता है और एक पुलिस ऑफिसर प्रवीण की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो तरुण सर। 15 साल बाद अपना असली नाम सुनकर प्रवीण के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ऑफिस, घर, पड़ोसी सब उसे प्रवीण के नाम से ही जानते थे। पुलिस जब तरुण का हाथ पकड़कर उसकी उंगली चेक करती है तो वो टूटी हुई होती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि प्रवीण ही तरुण है, जिसका खेल अब खत्म हो चुका है। तरुण को भी समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस ने उसे 15 साल बाद पकड़ा तो पकड़ा कैसे। यही एक सवाल तरुण पुलिस से बड़ी हैरानी से पूछता है और पुलिस बताती है कि ये राज लैंडलाइन ने खोला है। पिछले दिन जब तरुण के फोन से बात नहीं हो पा रही थी, तो फिर तरुण ने थोड़ी लापरवाही बरतते हुए ओरेकल के लैंडलाइन नंबर से मां को कॉल कर दिया और बस यही एक गलती उसे पुलिस के सामने ले आई। सच से पर्दा हटने के बाद पुलिस तरुण को लेकर अहमदाबाद आ जाती है
और फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस तरुण से सजनी की मौत की वजह पूछती है, जिस पर तरुण बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन माँ बाप ने जबरन उसकी शादी सजनी से करा दी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने सजनी को मार दिया और अपनी प्रेमिका से शादी करने को कहा, पर उसकी प्रेमिका ने भी उसे कातिल करार देकर शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद तरुण जान बचाने के लिए अहमदाबाद से भाग निकला और इस बीच वो अपने स्कूल के दोस्त जो भोपाल में रहता था उसके घर गया, जिसका नाम था प्रवीण भटेले, जिसे तरुण ने अपनी काली करतूत के बारे में कुछ नहीं बताया और उसी के घर पर रहने लगा। प्रवीण कोचिंग रन करता था, इसलिए उसने बेरोजगार तरुण को भी इसी काम में लगा लिया। शातिर तरुण ने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्रवीण का ही इस्तेमाल किया। उसका चुपके से आईडी कार्ड, आधार कार्ड ये सब स्कैन कर लिया। इन पर नाम तो प्रवीण रखा, लेकिन फोटो अपना लगा दिया और फिर अलग अलग शहरों में भटकता रहा। कुछ समय बाद ये दिल्ली और दिल्ली से पुणे में भी रहा और यहीं इसकी मुलाकात निशा नाम की लड़की से हुई, जिसे तरुण ने अपना नाम प्रवीण बताया और साथ ही ये भी कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय चाचा चाची के। यहाँ तरुण ने चाचा चाची के तौर पर अपने माँ बाप को बताया था, इसलिए निशा तरुण की माँ को चाची समझकर बात करती थी। निशा ने जब तरुण के अकेलेपन को देखा तो उसका दिल भी पिघल गया और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। इसी बीच तरुण ने ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर में जॉब लगा ली और फिर यहाँ के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने की वजह से वो पकड़ा गया। पुलिस ने जब निशा से तरुण के बारे में पूछताछ की तो वो खुद हैरान और परेशान थी कि उसने इतने साल जिस आदमी के साथ बिताए वो एक कातिल था और नकली पहचान रखकर उसके साथ जिंदगी गुजार रहा था। सभी सबूतों को देखते हुए भोपाल की अदालत ने तरुण को आइडेंटिटी चोरी करने के लिए 19 साल की सजा सुनाई और धोखाधड़ी के इरादे से किए गए जालसाजी के लिए 5 साल की सजा मिली और जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करने के लिए 5 साल की सजा मिली और कत्ल का मुकदमा अभी भी उस पर चल रहा है। वेल, आपकी क्या राय है इस केस पर? आपको क्या लगता है, क्या सजा मिलनी चाहिए तरुण को उसके किए की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।